हेलो दोस्तों, तुरंत के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग खुद को कुछ ज्यादा ही चालाक समझ रहा था। उसे लगा था कि वो अपने सोल के टुकड़े को छुपाकर ज़्यामियन से अपनी फिजिकल बॉडी रिफाइन करवा के उसे स्ट्रॉन्ग बनवाते हुए ज़्यामियन पर हमला कर देगा, लेकिन ज़्यामियन को तो सब कुछ पहले से ही मालूम था और वो एक ही झटके में उसकी सोल को भी रिफाइन कर देता। इसी तरह करते हुए ज़्यामियन ने एक बहुत ही खतरनाक सोल पपेट तैयार कर लिया था, जिसकी कल्टिवेशन को इंक्रीज करने के लिए ज़्यामियन उसे अपने साथ थंडर पूल ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुंटी आंटी ने यहाँ नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम से कहकर हुनमिशिंग के लिए दोबारा से फिजिकल बॉडी रिफाइन करवा दी थी, जिस फिजिकल बॉडी की वजह से उसकी स्ट्रेंथ पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो एक 7 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर बन चुका था, जिसे उसने ज़्यामियन के पीछे लगा दिया। साथ ही वो नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम के साथ अपने अगले एक्शन के बारे में प्लान करता है। दूसरी तरफ यहाँ हम देखते हैं कि पीछे थंडरपूल में भी ज़्यामियन उसका सोल पपेट और साथ ही साथ लिटरली कल्टिवेशन करते हुए अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रू करना शुरू हो गए थे, जिस प्रोसेस में ये लोग ब्लैक डीमन थंडर्स की एनर्जी को डिवोर्व कर रहे थे। पर तभी अचानक ज़्यामियन को वहाँ पर एक गोल्डन ड्रैगन देखने को मिला, जिसे देखते ही ज़्यामियन समझ आता है कि ये तो 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर है, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी सारा टेरिफाइंग होगी ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ थंडरपूल का पानी साइडों पर हट चुका था और ज़्यामियन को गहराई में मौजूद गोल्डन ड्रैगन देखने को मिलता है, जो कि एक प्लेटफॉर्म पर सोया हुआ था। उसके आसपास बहुत सारे ब्लैक डीमन थंडर्स भी थे। जिस गोल्डन ड्रैगन को पहचानते ही ज़्यामियन कहता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल पिल थंडर है, जो कि सिर्फ तभी समन होता है जब कोई क्लास 9 की गोल्डन पिल बनाता है। इसे 9 प्रोफाउंड गोल्डन लाइटनिंग कहते हैं। तभी अचानक लिटरली भी ज़्यामियन की बॉडी से बाहर की तरफ निकल आया, जहाँ वो भी ये सब देख रहा था। दूसरी तरफ ज़्यामियन अपने मन में सोच रहा था ये थंडर फोर्स बहुत ही टेरिफाइंग पावर रखी है। अगर इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जाए तो ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के बराबर की होगी, या फिर हो सकता है कि ये नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम जितनी ताकतवर हो, जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग लिस्ट में 2nd रैंक पर आती है। जब जब भी ये 9 प्रोफाउंड गोल्डन लाइटनिंग समन हुई, तब इसने पूरे हेवन और साथ ही साथ धरती को हिला डाला था। कोई मामूली डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर तो इसके सामने 1 सेकंड के लिए भी टिक नहीं सकता, वो फर्नेस से राख में बदल जाएगा। यहाँ जब ज़्यामियन परेशान हो रहा था तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिटरली तो ये देखकर खुशी से पागल होने लगा और वो 9 प्रोफाउंड गोल्डन लाइटनिंग की तरफ बढ़ने लगा था, ताकि वो उसे भी डिवोर्व कर सके। लेकिन तभी अचानक ज़्यामियन उसे पकड़कर पीछे की तरफ खींचते हुए कहता है कि इतनी भी जल्दबाजी मत करो। हाँ, बेशक ये गोल्डन ड्रैगन घायल जरूर लग रहा है, लेकिन अभी भी इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। इसकी बॉडी से निकलने वाला ऑरा मुझे लगता है कि जरूर 7 स्टार डोशिंग लेवल का होगा, जबकि ज़्यामियन तो अभी 5 स्टार डोशिंग के मिड स्टेज पर था। इसलिए ज़्यामियन सोच रहा था कि हम इसे नींद से जगाने की गलती नहीं कर सकते। अगर ये नींद से जाग गया तो हमारे लिए मुश्किलें पैदा हो जाएगी। ज़्यामियन यहाँ पर ये सब कह रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ उस गोल्डन ड्रैगन के आसपास मौजूद ब्लैक डीमन थंडर ज़्यामियन को देख लेते हैं, जो कि ज़्यामियन की तरफ गुस्से से बढ़ने लगे। ज़्यामियन तो जानता है कि ये अच्छा नहीं है। हम देखते हैं कि वो यहाँ अपने सोल पपेट और लिटरली को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, जबकि सारे के सारे ब्लैक डीमन थंडर्स भी उनके पीछे पड़ गए थे। लिटरली ये सब देखकर हीरो बनने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि वो फौरन बीच में रुककर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि वाह, और ये कहते ही उसने ब्लैक डीमन थंडर्स को डिवोर्व करने की कोशिश की, लेकिन उन ब्लैक डीमन थंडर्स की तादाद ज्यादा थी, जो कि यहाँ लिटरली के पीछे भी पहुंच चुके थे और इससे पहले कि वो लिटरली पर हमला कर पाते। तभी ज़्यामियन 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ मूव करके फर्नेस से लिटरली को बीच में से निकालकर बाहर ले आता है। साथ ही साथ ज़्यामियन लिटरली से कह रहा था कि इनके साथ उलझने की कोई जरूरत नहीं। ये कहते हुए ज़्यामियन लिटरली को लेकर यहाँ से बाहर निकलने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो सारे ब्लैक डीमन थंडर्स अभी भी इनका पीछा कर रहे थे। और यहाँ इन लोगों के शोर की वजह से हम देखते हैं कि नीचे की तरफ मौजूद उस गोल्डन ड्रैगन की आंखें थोड़ी थोड़ी करके हिल रही थी। दूसरी तरफ लिटरली यहाँ ज़्यामियन से कह रहा था कि आखिर तुम भाग क्यों रहे हो, ये ब्लैक डीमन थंडर हमारे लिए इतना भी बड़ा खतरा नहीं। जिस पर ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, ये ब्लैक डीमन थंडर वैसे तो नॉर्मली हमारे लिए खतरा नहीं थे, लेकिन अगर इनके साथ फाइट करने की वजह से नीचे की तरफ मौजूद वो 9 प्रोफाउंड गोल्डन लाइटनिंग जाग गई, जिस गोल्डन ड्रैगन की स्ट्रेंथ कम से कम भी 7 स्टार डोशिंग लेवल की है, तो बताओ उसका मुकाबला कौन करेगा। ज़्यामियन अभी यहाँ ये कह ही रहा था कि तभी अचानक एक पावरफुल गोल्डन प्रेशर इन लोगों पर पड़ना शुरू हो जाता है। जिस गोल्डन प्रेशर को महसूस करके तो ज़्यामियन परेशान होते हुए कहता है कि नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। ज़्यामियन का बस इतना कहना ही था कि तभी अचानक ज़्यामियन के पीछे वही गोल्डन ड्रैगन आ चुका था, जो कि नींद से जाग चुका है और वो गुस्से से दौड़ने लगा, जिसके दौड़ने से वहाँ पर काफी खतरनाक थंडर एनर्जी चारों तरफ फैलने लगी है, जिससे ज़्यामियन अपनी फ्लेम की पावर का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वो फर्नेस से अपने सोल पपेट और लिटरली को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। जिस दौरान हम देखते हैं कि ज़्यामियन ने अपने बोन विंग्स भी बाहर निकाल लिए
थे ताकि वो अपनी रफ्तार को इंक्रीज कर सके। लेकिन चूंकि उस गोल्डन ड्रैगन की नजर अब ज़ावियन पर पड़ चुकी थी तो वो उसे शायद जाने नहीं देने वाला, और इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने मुंह में गोल्डन एनर्जी इकट्ठा करते हुए फिर उसे ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन पर अटैक कर देता है। जिस अटैक को ज़ावियन के लिए रोकना डिफिकल्ट था, इसलिए हम देखते हैं कि नॉर्थ किंग फिर से सामने की तरफ आते हुए यहाँ उस एनर्जी अटैक को अपनी ही बॉडी का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करने लगा, जिस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ नॉर्थ किंग की बॉडी के अंदर भी यहाँ वो गोल्डन एनर्जी एब्सॉर्ब होना शुरू हो गई थी, जिस गोल्डन थंडर की वजह से उसकी बॉडी में क्रैक्स आने शुरू हो गए थे। साथ ही साथ उसकी कल्टिवेशन भी बढ़ने लगी है। ज़ावियन ये सब देख रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गोल्डन ड्रैगन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि वो अपने सेकंड ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को रेडी करके ज़ावियन पर दोबारा से हमला करने के लिए तैयार होने लगा, जो देखकर ज़ावियन भी फिर से फिनिक्स एंड ड्रैगन ब्लड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ अपनी बॉडी के सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन स्केल शील्ड क्रिएट कर देता है ताकि ज़ावियन उस ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को ब्लॉक कर सके, जो करने में ज़ावियन कामयाब भी हो जाता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि कुछ ग्रीन कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होते हुए यहाँ उस गोल्डन ड्रैगन की बॉडी के अंदर इंटर होने लगी, जो देखकर तो उस गोल्डन ड्रैगन ने भी मजबूरी में हमला करना बंद कर दिया और वो वापस से नीचे की तरफ जाते उसी अल्टर पर जाकर सोने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बिल्कुल पहले की तरह एक बार फिर से ब्लैक डीमन थंडर्स ने उससे गार्ड करना शुरू कर दिया। ज़ावियन भी ये सब देख रहा था। वो फिर से अपने सोल पपेट को अपने स्टोरेज बैग के अंदर रखते हुए अपने बोन विंग्स डीएक्टिवेट कर देता है और वो यहाँ से बाहर जाने की सोच रहा था, पर तभी अचानक उसने नोट किया कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होते हुए यहाँ उस गोल्डन ड्रैगन की बॉडी के अंदर इंटर कर रही थी, जो देखकर ज़ावियन कहने लगा कि अच्छा तो ये बात है, ये 9 प्रोफाउंड गोल्डन लाइटिंग स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा कर रही है, इसी वजह से ये इस कमजोर हालत में पहुंच गई। हालांकि वो भी इतना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी ये उसकी सबसे ज्यादा कमजोर स्टेट है और ये काम असल में 9 प्रोफाउंड गोल्डन लाइटिंग इसलिए कर रही है ताकि वो अपनी इंटेलिजेंस क्रिएट कर सके, जैसे कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के पास और नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम के पास अपनी इंटेलिजेंस है। दूसरी तरफ ज़ावियन भी यहाँ पर उस गोल्डन ड्रैगन को देखते हुए अपने मन में कह रहा था क्योंकि ये इस वक्त कमजोर स्टेट में मौजूद है तो ये बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी, अगर मैंने इसे अपना गुलाम बना लिया तो ये फाइट में मेरा ट्रम्प कार्ड बन सकता है। ज़ावियन की ये बात सुनकर तो लिटरली भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो खुशी के साथ ये बात चिल्लाते हुए तेजी से उस गोल्डन ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगा था, पर तभी अचानक ज़ावियन उसे रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, मैं तो बस सिर्फ बोल रहा था, अगर हमने इस तरह से इसकी पावर को डिवॉल्व कर लिया तो बताओ कि आखिर हम उन हाल ऑफ सोल वालों से अलग कैसे होंगे। हमने भी तो इस गोल्डन ड्रैगन की कमजोरी का फायदा उठाते हुए जबरदस्ती इसकी फोर्स को डिवॉल्व किया होगा, जो सुनकर तो लिटरली का मुंह बन जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होगा कि ये बंदा और इसके असूल ये किसी दिन हमें मरवाएंगे। यहाँ जब ये दोनों इसी तरह की बातें कर ही रहे थे तभी अचानक हम देखते हैं कि वो गोल्डन ड्रैगन दोबारा से होश में आ गया और वो दर्द से तड़पते हुए हवा में आना शुरू कर देता है, जहाँ उसकी बॉडी से काफी खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी। असल में ये 9 प्रोफाउंड गोल्डन लाइटिंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है, इसलिए इसके लिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। इवन इतना डिफिकल्ट कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसकी जान भी जा सकती है। ज़ावियन भी ये सब देख रहा था और वो हैरान होते हुए कहता है कितना टेरिफाइंग बैकलैश। अब मैं समझा कि एंशिएंट बुद्धि ट्री जो कि इतनी ज्यादा ताकतवर है फिर भी वो अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस खुद की क्रिएट क्यों नहीं करती, क्योंकि जो चीज जितनी ज्यादा ताकतवर होगी और वो अपना स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगी तो उसे उतना ही ज्यादा खतरनाक बैकलैश भी झेलने को मिलेगा। यहाँ पर उसी बैकलैश की वजह से हम देखते हैं कि गोल्डन ड्रैगन की बॉडी टूट रही थी और वो दर्द से तड़प रहा था, जो देखकर नीचे की तरफ मौजूद ब्लैक डीमन पाइथन्स फिर से हवा में आकर यहाँ उस गोल्डन ड्रैगन की बॉडी के आसपास गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं ताकि वो उसकी मदद कर सके। और हम देखते हैं कि उस डिस्ट्रक्टिव फोर्स की वजह से इन ब्लैक डीमन पाइथन की बॉडी भी एक्सप्लोड कर रही थी और ये थंडर एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए गोल्डन ड्रैगन की बॉडी के अंदर इंटर हो रहे थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी थोड़ी बहुत रिकवर कर रही है, यानी कि ये खुद को सैक्रिफाइस करके उस गोल्डन ड्रैगन की मदद कर रहे थे ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्रिएट कर ले, फिर चाहे इन सबकी जान ही क्यों ना चली जाए। ज़ावियन भी ये सब देख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस गोल्डन ड्रैगन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही कि उसकी वजह से उसके अपने ही लोगों की जान जा रही है जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए हवा में वो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ। पर हाँ, वो बीस्ट की लैंग्वेज भी कह रहा था, जिस पर वो सारे के सारे ब्लैक डीमन थंडर्स पीछे की तरफ निकले गए और ये गोल्डन ड्रैगन हवा की ऊंचाइयों में अकेले ही जाना शुरू कर देता है। लेकिन उसकी बॉडी पर लगने वाली डिस्ट्रक्टिव फोर्स इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो ज्यादा हवा में नहीं जा पाता और वो अचानक से नीचे की तरफ वापस आ गिरने लगता है, जो सब देखकर ज़ावियन को भी अब उसके लिए बुरा लग रहा था। वो उदास होते हुए कहता है कि कितनी अफसोस की बात है, क्योंकि ये 9 प्रोफाउंड गोल्डन लाइटिंग खुद को एडवांस सिर्फ इसलिए करना चाहती थी ताकि ये अपनों की हिफाजत कर सके, पर इसने जब देखा कि इसकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बनाने के चक्कर में इसके अपने ही लोगों की जान जा रही है तो इसने हार मान ली और इसी वजह से ये जमीन पर आ गिरा। ये सैक्रिफाइस ज़ावियन को भी थोड़ा सा इमोशनल कर देता है, इसलिए वो लिटरली से कहता है कि क्यों ना हम उसकी मदद करें। जिसके बाद ज़ावियन यहाँ उस गोल्डन ड्रैगन से बात करते हुए कहता है कि तुम्हारी अपनी ही पावर तुम्हारे रास्ते का कांटा बनी हुई है, इसी वजह से तुम ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस गैदर नहीं कर पा रहे। इसलिए मुझे लगता है कि अगर तुम अपनी पावर
को त्याग दो तो उसकी वजह से तुम आसानी के साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करके स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्रिएट कर पाओगे, वरना तुम भी अच्छे से जानते हो कि इस बैकलैश की वजह से तुम जान से मारे जाओगे। गोल्डन ड्रैगन भी जानते रहे कि ये इंसान जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है, इसलिए वो शांति से लेट गया था। दूसरी तरफ ज़ावियन उस गोल्डन ड्रैगन के सामने आते हुए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उस गोल्डन ड्रैगन की पावर को निकालना शुरू कर देता है, जिसके खिलाफ ये गोल्डन ड्रैगन भी रेजिस्ट नहीं कर रहा था। और अचानक से हम देखते हैं कि उस गोल्डन ड्रैगन की बॉडी के अंदर से उसकी टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर निकलकर बाहर की तरफ आ गई, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। जैसे हवा में देखकर ज़ावियन लिटरली से कहता है कि लिटरली अब जाओ तुम्हारी बारी। ज़ावियन की ये बात सुनती लिटरली खुशी खुशी फन से आगे की तरफ बढ़ते हुए ये चिल्लाकर यहाँ उस गोल्डन डिस्ट्रक्टिव पावर को डिवॉल्व करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे लिटरली उस गोल्डन डिस्ट्रक्टिव पावर को डिवॉल्व कर रहा था, यहाँ ज़ावियन की एनर्जी भी इंक्रीज हो रही थी। उसकी बॉडी से भी बहुत ही पावरफुल गोल्डन एनर्जी अनलीश हो रही है, इसलिए ज़ावियन फन से वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर चुका। इसी तरह करते करते कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लिटरली ने आखिरकार 9 प्रोफाउंड गोल्डन लाइटनिंग की सारी पावर को डिवॉल्व कर लिया था। और जैसे जैसे लिटरली उस 9 प्रोफाउंड गोल्डन लाइटनिंग को डिवॉल्व कर रहा था, उसकी बॉडी पर भी यहाँ ड्रैगन मार्क बन रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस एनर्जी की वजह से ज़ावियन की भी कल्टीवेशन बूस्ट हो रही थी। वो 5 स्टार डोशिंग लेवल की पीक पर पहुंच चुका था। दूसरी तरफ ज़ावियन देखते हैं कि वो 9 प्रोफाउंड गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, उसकी कल्टीवेशन गिर चुकी थी। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ावियन यहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करने में उसकी मदद करने लगा, जहाँ पहले से इस बार काफी तेजी के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो रही है, मानो जैसे कि उस गोल्डन ड्रैगन की बॉडी के आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बवंडर आ चुका हो। और ये सारी स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे करके गोल्डन ड्रैगन की बॉडी के अंदर इंटर कर रही थी। और आखिरकार हम देखते हैं कि यहाँ गोल्डन ड्रैगन की खुद की स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बन जाती है, जिसे कामयाब होते हुए देखकर ज़ावियन भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। दूसरी तरफ वो गोल्डन ड्रैगन भी खुश होते हुए ज़ावियन के पास आकर उसके आसपास घूमने लगा, जैसे मानो वो ज़ावियन का शुक्रिया अदा कर रहा हो। दूसरी तरफ ज़ावियन भी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि कांग्रेचुलेशन, अब इस पूरे के पूरे हेवन एंड अर्थ में तुम वो अकेले 9 प्रोफाउंड गोल्डन लाइटिंग हो जिसके पास अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। जो सब कहने के बाद ज़ावियन लिटरली को लेते हुए यहाँ उस गोल्डन ड्रैगन को अलविदा करके फौरन थंडर पूल से वापस की तरफ रवाना हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ईस्टर्न आइलैंड पर आ जाता है, जिसका नाम अब चेंज कर दिया गया था। अभी ये कंप्लीट ड्रैगन आइलैंड है, कोई भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ नहीं है, बल्कि ये है कंप्लीट ड्रैगन आइलैंड, क्योंकि ज़िया ने चारों आइलैंड्स को अब रीयूनाइट कर दिया था। इसी वजह से एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की तरक्की बहुत ही तेजी से हो रही थी। इनके सोल्जर्स की तादाद भी पहले से कई गुना ज्यादा तेजी के साथ बढ़ने लगी है, क्योंकि चारों ड्रैगन आइलैंड के जितने भी सोल्जर्स थे अब वो कंबाइन होकर एक हो चुके हैं। और ऐसे भी बहुत सारे ड्रैगन सोल्जर्स थे जिन्होंने किसी भी आइलैंड का साथ नहीं दिया था, वो पूरी तरीके से अलग थे क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहते थे। और अब चूंकि सब कुछ ठीक हो चुका है तो वो सब भी वापस आ गए। ज़ावियन ये सारी तरक्की देखकर खुश होते हुए कह रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ज़िया की लीडरशिप के रहते हुए एंशिएंट वॉइड क्लैन जल्दी दोबारा से रिकवर कर लेगा अपनी उसी पीक पोजीशन में जहां वो हुन क्लैन और गू क्लैन के बराबर का स्टेटस रखता था। जो सब सोचने के बाद ज़ावियन क्वीन मेडुसा से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा पर आ गया था, जो कि एक तालाब के किनारे यहाँ ज़ावियन का ही इंतजार कर रही थी। तभी अचानक ज़ावियन भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि आते साथ ही क्वीन मेडुसा से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया। जिस पर क्वीन मेडुसा जवाब देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे मैं देख पा रही हूँ कि तुम एक बार फिर से पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, बस हाल ही में मैं डोशिंग के 5 स्टार पीक पर पहुंच चुका, क्योंकि वॉइड थंडर पूल का एक्सपीरियंस कमाल का था। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। यहाँ ज़ावियन ये सब कह रहा था, तब ये अचानक वहाँ पर ज़िया आ गई, जो कहते हुए कहती है कि तुम पिछले 2 महीनों से गायब थे। मुझे और सिस्टर काइलिन को तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अगर तुम थोड़ी और देर कर देते तो मैं और काइलिन खुद तुम्हारे पीछे वॉइड थंडर पूल आने वाले थे ताकि तुम्हारी तलाश की जा सके। हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी, पता नहीं तुम कब सुधरोगे। यहाँ ज़िया जब ये सब कह रही थी तभी ज़ावियन उसकी तरफ देखकर कहता है कि महारानी ज़िया, ड्रैगन एम्प्रेस, आप भी कुछ कम नहीं हो। मैं सिर्फ 2 महीनों के लिए क्या गया, आपने तो पूरे के पूरे एंशिएंट वॉइड क्लैन का हुलिया ही बदल कर रख दिया। मैंने सोचा नहीं था कि ड्रैगन आइलैंड इतनी जल्दी इस हद तक रिकवर कर लेगा। अपनी तारीफ सुनकर ज़िया भी खुश होते हुए कहती है कि हाँ, मेरे होते हुए तो ये होना ही था। ज़ावियन भी दूसरी तरफ खुश होते हुए कहता है कि चलो अच्छा ही है कि एंशिएंट वॉइड क्लैन की ट्रेन दोबारा से पटरी पर आ चुकी है। तुम्हारी लीडरशिप के होते हुए ये लोग यकीनन और ज्यादा तरक्की करेंगे। जो सब कहने के बाद ज़ावियन क्वीन मेडुसा की तरफ देखकर कहता है कि अब हमारे अलायंस वापस जाने का समय आ चुका है, इसलिए हम दोनों को भी निकलना चाहिए। जो सुनकर ज़िया हैरान होते हुए कहती है कि इतनी जल्दी। वैसे तो वो ज़ावियन को रोकना चाहती थी, लेकिन चूंकि वो सोचती है कि स्काई मैंशन अलायंस ने अभी हाल ऑफ सोल से लड़ाई की है और उन्हें हराया है, तो उनके लिए फिलहाल ये एक
एक नाजुक समय है, किसी भी टाइम हाल ऑफ सोल वापस से कम बैक करते हुए आ सकता है। इसलिए ज़ामियन वाकई में तुम यहाँ पर रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हें स्काई मैंशन अलायंस ही जाना होगा। पर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और ये कहती जिया ने अपने पास से एक टोकन निकाल लिया था, जिसे वो ज़ामियन को देते हुए कहती है कि ये है एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का अलायंस टोकन। जब ज़ामियन तुम वापस से स्काई मैंशन अलायंस चले जाओ तो प्लीज ये अलायंस टोकन अपने मास्टर याओलो को दे देना। उन्हें बता देना कि हमारा एंशिएंट वॉइड क्लैन भी अब से स्काई मैंशन अलायंस का हिस्सा है, यानी कि एंशिएंट वॉइड क्लैन भी स्काई मैंशन अलायंस का हिस्सा बनना चाहता था। जिस पर ज़ामियन कहता है लेकिन तुम जानती हो ना कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब अभी ही इतने बड़े प्रोसेस से गुजरा है, तुमने बड़ी मुश्किल से इन चारों ड्रैगन आइलैंड को रीयूनिफाई किया है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तुम लोगों को आराम और रिकवरी पर फोकस करना चाहिए, सेंट्रल प्लेन के मसलों के लिए इतनी ज्यादा उतावली मत हो। और मुझे लगता है कि तुम्हारी लीडरशिप के लिए ये फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस फैसले की वजह से तुम्हारे क्लैन के लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाए। जिस पर क्वीन मेडुसा भी एग्री करती थी और वो जिया से कहती है कि हाँ, इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पर जिया ये सब सुनकर जबरदस्ती वो अलायंस टोकन यहाँ ज़ामियन के हाथों में देते हुए कहती है कि इतनी बकवास मत करो, इसे ले लो। वैसे भी ये फैसला मैंने अकेले नहीं किया, बल्कि पूरे के पूरे एंशिएंट वॉइड क्लैन ने मिलकर फैसला लिया है। वैसे भी एंशिएंट वॉइड क्लैन ने हमेशा अच्छाई का बदला अच्छाई से दिया है। तुमने 2 बार हमारे एंशिएंट वॉइड क्लैन को तबाह होने से बचाया है। हम लोग किसी का भी एहसान नहीं रखते, ना तो हमारे एंशिएंट वॉइड क्लैन के लोग कभी भी इस एहसान को भूलेंगे। इसलिए अगर फ्यूचर में तुम कभी भी ज़ामियन किसी भी मुश्किल में फंस जाओ तो तुम हमें याद कर सकते हो, क्योंकि एंशिएंट वॉइड क्लैन हमेशा तुम्हारा दोस्त रहेगा। हम तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। ज़ामियन तो ये सुनकर काफी जरा खुश हो जाता है। वो अपने मन में खुश होते हुए जिया की तरफ देखकर कह रहा था कि ये लड़की कितनी बड़ी हो चुकी है, इसका बचपना खत्म हो गया। यहाँ ज़ामियन जब ये सब सोच ही रहा था तभी अचानक जिया मुस्कुराते हुए कहती है कि वैसे ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये सब कुछ तो हमारे एल्डर्स ने कहा था, मैंने तो बस सिर्फ उन्हीं की बातें रिपीट करके यहाँ तुम्हें चेप दी। जो सुनकर ज़ामियन भी मुस्कुराते हुए यहाँ उस टोकन को अपने पास रखकर कहता है कि अच्छा ठीक है, मेरी तरफ से सारे एल्डर्स को ग्रीट जरूर करना, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं वापस एंशिएंट वॉइड क्लैन तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। अभी काइलिन और मुझे यहाँ से रवाना होना होगा। जो कहते हैं ज़ामियन यहाँ जिया को अलविदा करके पीछे की तरफ पलटते हुए एक पोर्टल ओपन कर देता है, जिसमें क्वीन मेडुसा और ज़ामियन जाने लगे थे। पीछे की तरफ से यहाँ जिया भी हाथ हिलाते उन्हें अलविदा कर रही थी, साथ ही साथ उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ देखी जा सकी है। जहाँ वो ज़ामियन से अलग होने पर जरा भी खुश नहीं थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ स्टार फॉलिंग पेविलियन पर आ जाता है। ज़ामियन क्वीन मेडुसा के साथ वापस लौट आया था और वो मास्टर याओलो को देखकर फिर से उन्हें ग्रीट करने लगा। मास्टर याओलो भी ज़ामियन को वापस आता हुआ देखकर खुश होते हुए कहता है तो आखिरकार तुम वापस आ गए। साथ ही वो क्वीन मेडुसा की तरफ देखकर कहता है तो तुम्हारा भी लेवल ब्रेक थ्रू हो गया है। मुझे देखकर अच्छा लगा। क्वीन मेडुसा जानती रही कि मास्टर याओलो और ज़ामियन अकेले में बात करना चाहेंगे, इसलिए वो इन दोनों को अकेले छोड़कर वहाँ से चली गई। जिसके जाने के बाद ज़ामियन यहाँ पर सबसे पहले मास्टर याओलो से यही सवाल करता है कि इस अरसे में कहीं अलायंस पर कोई खतरा तो नहीं आया था, अलायंस सेफ तो है ना? जिस पर मास्टर याओलो जवाब देते हुए कहता है कि जब तुम चले गए थे और लंबे अरसे तक वापस नहीं आए तो मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी थी, इसलिए मैंने पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन को तुम्हारे पीछे 9 सीरीन डीप अंडरग्राउंड पाइथन ट्राइब भेज दिया था, ताकि वो दोनों वहाँ की सिचुएशन का पता लगा सके। और मुझे जानने को मिला कि तुम तो वहाँ से एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन जा चुके हो, जिसने मुझे और भी ज्यादा परेशान कर दिया था। लेकिन चूंकि अब तुम सही सलामत वापस आ चुके तो मुझे खुशी है, और इसका मतलब यही होगा कि एंशिएंट वॉइड क्लैन का जो भी मामला था वो सही सलामत सुलझ गया है। जो सुनकर ज़ामियन यहाँ चेहरा लटकाते हुए कहता है कि एंशिएंट वॉइड क्लैन की हिस्ट्री का नतीजा आखिर में आपको कैसे बताऊं। जो सुनकर तो मास्टर याओलो को लगता है कि शायद वहाँ पर कुछ बहुत बुरा हो चुका है। वो ज़ामियन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? इस पर ज़ामियन अचानक से मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, नतीजा बिल्कुल स्मूथ निकला। ये सुनकर मास्टर याओलो उसके सर पर टपली बजाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा इस तरह से मजाक उड़ाने की, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये सुनकर ज़ामियन भी हंसते हुए फौरन अपने पास से वही अलायंस टोकन बाहर की तरफ निकालकर मास्टर याओलो के सामने रखते हुए कहता है कि ये एंशिएंट वॉइड क्लैन ने भिजवाया है, जिससे लेकर तो मास्टर याओलो भी सरप्राइज होते हुए कहते हैं तो इसका मतलब कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब हमारे अलायंस को ज्वाइन करना चाहता है। और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के इन लोगों के साथ जुड़ने की वजह से स्काई मैंशन अलायंस की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि बहुत ही खुशी की खबर थी। ज़ामियन भी इस बात को जानता था, इसलिए वो मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाता है। साथ ही साथ वो मास्टर याओलो से सवाल करते हुए पूछता है कि इस अरसे में जब मैं यहाँ पर नहीं था तो क्या हाल ऑफ सोल ने कोई भी एक्शन नहीं लिया? जिस पर मास्टर याओलो भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, उन्होंने कोई भी मूव नहीं चला, बल्कि उन्होंने हाल ऑफ सोल के जितने भी ब्रांचेस थे उन सबको खाली कर दिया है। और सारे हाल ऑफ सोल के ब्रांचेस इस तरह अचानक से खाली हो जाने की खबर काफी जरा अजीब थी। मास्टर याओलो को पूरा यकीन था कि हाल ऑफ सोल यकीनन कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। जिस पर ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, वो तो हम नहीं जानते, फिलहाल हम इतना ही कर सकते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को लगातार इंक्रीज करते रहे और इंतजार करें कि कब वो कोई चाल चलते और हमें उनके मकसद का पता चल सके। पर ये सब कहते हुए अचानक से ज़ामियन को याद
याद आया और वो मास्टर से कहता है कि बाय द वे टीचर, मैंने टाइम का अंदाजा लगाया और काउंटिंग के बाद मुझे याद आया कि पिल सेरेमनी का टाइम बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। जिस पर मास्टर डियाब्लो भी थोड़ी उदासी के साथ जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, पिल सेरेमनी 1 महीने बाद होगी। और अब चूंकि स्काई मेंशन अलायंस पूरे सेंट्रल प्लेन की सबसे ताकतवर फोर्स बन चुकी है, तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं सिवाय उस पिल सेरेमनी को अटेंड करने का। ये कहते हुए मास्टर डियाब्लो साथ ही साथ ज़ावियन को ये भी बताने लगे कि मेरे पेरेंट्स ने मरने से पहले सिर्फ एक ही ख्वाहिश पीछे छोड़ी थी। वो चाहते थे कि उन दोनों का नेम भी याओ क्लैन के एंसेस्ट्रल टैबलेट पर लिखा जाए। जो सुनकर ज़ावियन सवाल करते हुए पूछता है कि क्लैन एंसेस्ट्रल टैबलेट्स पर नेम लिखने की आखिर क्या रिक्वायरमेंट है, जिस पर मास्टर डियाब्लो जवाब देते हुए कहता है कि एंसेस्ट्रल टैबलेट पर सिर्फ उन्हीं का नाम लिखा जाता है जिन्होंने क्लैन में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की हो। याओ क्लैन के हर एक मेंबर की यही ख्वाहिश होती है, उनका फाइनल गोल यही होता है कि वो एंसेस्ट्रल टैबलेट पर अपना नाम लिखवाए। मैंने भी बहुत लंबे अरसे जब क्लैन को छोड़ दिया था, मैं कभी पलट कर वापस नहीं किया, और इतने अरसे बाद जब मैं लौट कर वापस याओ क्लैन जा रहा हूँ तो मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि मैं उस एंसेस्ट्रल टैबलेट पर अपने पेरेंट्स के नाम लिखूं। लेकिन याओ क्लैन के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मेरे रास्ते में रुकावट बनकर खड़े रहेंगे और वो ये काम मुझे करने नहीं देने वाले किसी भी कीमत पर। जो सुनकर तो ज़ावियन अपने मास्टर डियाब्लो की तरफ आते हुए कहता है कि बस सिर्फ आप इस ट्रिप की तैयारियां करें, बाकी आप सब कुछ अपने डिसाइपल पर छोड़ दे। यानी कि ज़ावियन ने ठान ली थी कि वो मास्टर डियाब्लो की इस ख्वाहिश को पूरा करेगा। दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो भी ज़ावियन की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में खुश होते हुए कह रहे थे कि ज़ावियन, जो कि मुझे बचपन में कमजोर हालत में मिला था, अब देखो वो कितना खतरनाक हो चुका है, जो कि हेवन तक के खिलाफ टिका है। ज़ावियन वाकई में बहुत जिद्दी लड़का है। जो सब कहते हुए मास्टर डियाब्लो को ज़ावियन पर प्राउड हो रहा था। और यहाँ इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।